गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने ने बहुत सारे चैप्टर्स देख चुके हैं, 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं बीएसटी के अंदर आपका फेवरेट चैप्टर। सर कौन सा होगा? ऑर्गेनाइजिंग। मेरे पीछे दिख ही रहा होगा तो आपने रिज्यूम तो कर लिया होगा। सर क्यों आपको मजा आएगी इस चैप्टर्स में? सर यहां से जितने भी चैप्टर्स है बहुत ही इजी है और यूं खत्म हो जाएगी, यूं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सर क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में देखो, मेकिंग डिपार्टमेंट्स एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। पूरे डिपार्टमेंट को बनाया जाता है। सो जब भी आपको एक वर्ड दिखे फ्रेमवर्क, कौन सा वर्ड है बेटा? फ्रेमवर्क। तो विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। दूसरा आपको वर्ड दिखे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो दैट कैन बी इफेक्टिव मैनेज बाय अ सुपीरियर। ठीक है सर, इतने वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि मेकिंग अ डिपार्टमेंट और फ्रेमवर्क, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, सुपीरियर दिखेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत लोचर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे बेटा स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़े थे ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर। उसी में से अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा कैसे पता चलेगा बेटा? पता चलेगा डिवीजन ऑफ वर्क से। कैसे पता चलेगा? डिवीजन ऑफ वर्क बेटा फंक्शन में आता है। स्पेशलाइजेशन अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर तो किसमें आएगा? फंक्शन। सर ग्रुपिंग पूछा हुआ है, सर यूनिक प्रोडक्ट और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बोला है। वापस रिपीट करता हूं, यूनिक प्रोडक्ट, सिंगल और वन टाइप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो फंक्शनल में आएगा। सर ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन, जहां भी बना है स्पेशलाइजेशन कहां पे जाएगा? फंक्शन में जाएगा। कहां पे जाएगा? फंक्शन में। दूसरा आ जाओ, डिवीजन कैसे होगा सर? सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा? वर्क के हिसाब से होगा। फिर ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन प्रोडक्ट्स, एक दूसरे को देख के उसका डिवीजन करेंगे। आपको अगर पूछा गया, देखो यहाँ पे भी वर्ड आता है स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे भी आता है स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ लेकिन? इन ईच प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी फंक्शन। तो थोड़ा देखना कि स्पेशलाइजेशन के बाद कौन सा वर्ड दिया हुआ है। एक्चुअली में बेटा आपको पूरा सेंटेंस देंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है डिविजनल आएगा। ऑर्गेनाइजेशन एडिंग मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन होगा तो डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा। हर एक बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन होता ही रहता है, वो कोई नई बात नहीं होती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखो, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत कॉमन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या आएगा? फॉर्मल में आएगा फोकस ऑन वर्क, फिर मोर कम्युनिकेशन करो, उसे क्लियर करो उसको। उसका मेन पर्पस होगा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसका बेटा इंक्लूड होगा डिविजनल स्ट्रक्चर और इंक्लूड फंक्शनल। फंक्शनल एंड डिविजनल दोनों चीजों को साथ में रखेंगे। क्रिएट्स इंटेंशनली बाय मैनेजर। बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली क्लियर होगा, सबसे बड़ा पॉइंट यही था। अपने को फॉर्मल कम्युनिकेशन जो जानबूझ के तैयार करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी रास्ते में मिल गए और ऐसे बात कर ली उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो ऐसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जानबूझ के तैयार नहीं किया जाता। आगे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल नीड्स और एम्प्लॉयज। सेटिस्फैक्शन की भी बात आएगी और समाज में कुछ नीड्स होगी उसकी भी बात आएगी। डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन? याद नहीं है ना? बुक ओपन करो, रिवाइज करो, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्केलर चेन। इंक्लूड्स ऑल द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कोइंसिडेंटली। सर डेलीगेशन क्या होगा इसका? तो इसमें शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। दोनों चीजें देंगे बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उसको अथॉरिटी भी मिलेगी। इंक्लूड 2 लेवल ओनली। सर डेलीगेशन कहां पे होता है? ओनली 2 लेवल्स पे होता है, मिडिल और बॉटम। मेन पर्पस इज टू रिड्यूस द बर्डन और वर्कलोड ऑफ मैनेजर एंड रूटीन एक्टिविटी यहाँ पे दे देते हैं। कहां पे? डेलीगेशन में। उसको बेटा पूरा मैं लिख दे दूं तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ वर्क डेलीगेशन, कि भाई एक काम जो बहुत ज्यादा हो रहा था उसको डिवाइड कर दो, जो भी कर पाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब थोड़ा अलग होता है।
ठीक है, एक ही सेंटर में आके कम्युनिकेट नहीं करना होता, बहुत सारे अलग अलग आपको सेंटर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल, सारे लेवल में आता है। ऑटोनॉमी, बिलीफ, सबऑर्डिनेट, सिस्टमेटिक एंड अथॉरिटी टू ऑल लेवल, सारे लेवल को अथॉरिटी दी जाती है। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, हर एक चीज हर एक लेवल पे हो रही है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मेन पर्पस क्या है बेटा, कि एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर पाए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को, और अलाउस फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम कंपनियां करती है क्योंकि उसका मिसयूज बढ़ बढ़ के लोग करते हैं। ठीक है, स्टाफिंग बेटा न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, वो आपको पता होगा, ह्यूमन एलिमेंट है, इसके अंदर ह्यूमन होने जरूरी है, गधों को जॉब पे नहीं रख सकते हैं। फंक्शन विच मेक श्योर योर असेट्स वर्क आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइडली। यहाँ पे बेटा बोला जा रहा है कि आपके जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए असेट है, उसको संभालो। जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बहुत ही खास फंक्शन है। दूसरा बेटा स्टाफिंग एंड एचआरएम। देखो स्टाफिंग इट इज यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्ड यूज होगा स्टाफिंग, बट इट इज ह्यूज लाइक रिलायंस, टाटा, तो उसके लिए पूरा एक अलग डिपार्टमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दिस कंसेप्ट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शंस। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। अगर छोटा होगा स्टाफिंग, बड़ा होगा एचआरएम, पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर यही काम होता है। रिक्रूटमेंट में सिर्फ दो ही चीज होती है, पहला तो सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, सर्च ढूंढो, इनवाइट करो उनको अलग अलग तरीके से। अभी उसके लिए तो लिंक्डइन बहुत अच्छा है, लिंक्डइन अपना, यहां से आपको जो मिल जाती है पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट में कोई गलत नहीं है, अच्छे से रिक्वायरमेंट करो, जितना आपका रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी टीम स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। सिलेक्शन में आता है बेटा वो चूज करने की प्रोसेस, चूजिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, यहां से बुलाया यहां पे चूज किया, जो अच्छा होगा उसको रखेंगे। स्ट्रीमलाइन द एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, कई बार हो सकता है क्योंकि कई लोगों को हम मना करते हैं, सॉरी भाई आपके साथ धंधा नहीं कर सकते, आपको जॉब नहीं दे सकते, वी आर नॉट इन सेम लेवल। सुटेबल फॉर एक्वायरिंग हायर लेवल स्किल, कहां से आपको प्रोवाइड होगी ट्रेनिंग, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको काम कैसे करना है, किस तरह से सब कुछ रिपोर्टिंग करना होता है। यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, हर बार ट्रेनिंग एक ही जैसी होगी, समझो 50 लोग है, 50 लोगों से एक जैसा काम चाहिए तो 50 लोगों को एक जैसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सुटेबल फॉर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर, ठीक है, मतलब जो भी सुपीरियर या तो सुपरवाइजरी लेवल का जो भी वर्क है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं प्रमोशंस। ठीक है, हम एम्प्लॉय को दो चीज करते हैं, या तो प्रमोशन या तो ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब सुपरवाइजर से थोड़ा पद हायर हो गया, सैलरी अच्छी बढ़ गई। वर्टिकल मूवमेंट होता है, वर्टिकल मतलब ऐसे यहां से उसको प्रमोट करके यहां पे डाल दिया, ठीक है, ये वर्टिकली हो गया। दूसरा होता है बेटा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब वो अभी भी यहीं पे है लेकिन अब इस डिपार्टमेंट में नहीं है, वो इस डिपार्टमेंट में, इसको क्या बोलते हैं बेटा ट्रांसफर। कई बार आपका ट्रांसफर होता है एक से छोड़ के दूसरे स्कूल्स में, आपके टीचर्स का ट्रांसफर होता होगा, अगर आप बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो तो उनको ट्रांसफर करते हैं कई बार। बेटा क्या है उसका इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है, तो सुटेबल फॉर न्यू अपॉइंटमेंट, फैमिलाइजिंग विद रूल्स रेगुलेशंस एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रिमूव हेजिटेशंस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है भाई, कोई भी क्लेश ना हो दो एम्प्लॉय के बीच में, अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चले, उसके लिए होता है बेटा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। कस्टमर को, अपना जो एम्प्लॉय है, सॉरी एम्प्लॉयज को बहुत फैमिली फील कराने के लिए कि भाई आप ही का है, उसके लिए कई बार कई बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कोच खोल दिए जाते हैं। ठीक है, जहां पे वुमेन्स होती है तो अपने बच्चे को लेके आ सकती है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उसका। हमने पिछले वाले एक चैप्टर में उसका डिस्कशन किया हुआ था। वेस्टिबल स्कूल क्या होता है भाई, ट्रेनिंग है पूरा डमी है, डुप्लीकेट मॉडल बना देते हैं, जैसे आर्मी वाले को ट्रेनिंग दी जाती है बेटा, वो ये वाली ट्रेनिंग देते हैं वो लोगों को। सुटेबल फॉर डेलिकेट्स, एक्सपेंसिव एंड हाई टेक मशीनरी होगा या तो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होगा, उसके ये होता है। आपको पता है वो कई बार आर्मियों का ऐसा ट्रेनिंग सेशन चलता है समंदर के बीच में, बहुत अलग अलग जगह पे, तो प्रैक्टिकल होता है।
लास्ट स्टेज कौन सी अपनी डायरेक्टिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? किसी भी चीज को चलाना, उसको रन करना, उसे क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टिंग बोलते हैं। समझे? उसमें क्या होता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा? एग्जीक्यूटिव। दूसरा ह्यूमन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग में, क्योंकि डायरेक्टर्स ये डायरेक्ट किसे करना है? जो ह्यूमन है, ठीक, उसको बताना भाई ऐसे चलो, उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। लेवल्स, सर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? रुपयों की। आप किसी को 500 रुपए ज्यादा दे दो, आपके लिए मर बैठेगा। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी देते हैं, लेकिन किस लेवल पे? टॉप लेवल पे। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज एंड लीडरशिप जनरेट करते हैं वो लोग। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा जनरेट होता है इससे। डायरेक्टिंग पूरे बिजनेस को चलाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वही टॉपिक हमारा आ गया बेटा, मोटिवेशन। कौन सा टॉपिक आ गया? मोटिवेशन। आओ देखते हैं। क्रिएटिंग विल टू डू द वर्क, काम करने के लिए अंदर से आपको बहुत मोटिवेट रखते हैं। तो बेटा आपका ही प्यार है जो इतने आप लाइक कमेंट्स कर रहे हो, वो हमें ऐसा मोटिवेट रखता है कि हम ऐसा काम कर पाए। व्हेन एम्प्लॉयज लूज इंटरेस्ट इन जॉब, देन दिस एलिमेंट इज यूज्ड। इंप्रूविंग इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, पीपल टू परफॉर्म बेस्ट, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अराइजिंग नीड्स टू डिजाइन पीपल, स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज। आपको मोटिवेट, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन वीडियो देख देख के ही पढ़ते हैं, बाकी उसे पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। आ जाओ यहाँ पे। सर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? तो बेटा बहुत अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइजेशन होता है। मॉनेटरी रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, और इन या तो नॉन मॉनेटरी रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। दोनों समझते, ध्यान देना। कॉन्ग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉइज, बहुत अच्छा काम किया। डिस्प्लेइंग और नोटिस बोर्ड और न्यूज़ लगा दो यहाँ पे। टॉपर्स ऑफ द वीक, नहीं आपके स्कूल में ऐसा करते? पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, वो इसमें आता है बेटा। गिविंग अवार्ड्स, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स, रिवार्डिंग गुड सजेशंस, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शंस। जैसे कि गिविंग शेयर एट लोअर देन मार्केट प्राइस। सिंपल चीज है। आपको अगर पार्टनरशिप देनी है तो समझो एक शेयर था जो 10,000 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, आपको पार्टनरशिप चाहिए, आप मेरे बहुत अच्छे हो, कंपनी के लिए बहुत अच्छे हो, आपको मैं 5,000 रुपए में शेयर दे दूंगा। सीधा 50% वैल्यू कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर बेटा स्टेटस देखो, गिविंग अ स्पेशल रैंक और पोजीशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि चीफ हो गया किसी भी क्लासेस का, किसी भी इवेंट का, किसी भी कंपनी का चीफ बोल लो, या तो फिर आप उनको कोच बोल लो, ठीक है। आओ लीडरशिप। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, अपने बिहेवियर से लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, लोग उनकी बात माने। मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों से अच्छे रिलेशंस बने, वही बंदा लीडर होता है जो सबको साथ में लेके चल सकता है। एम्प्लॉयज वॉलंटरी परफॉर्म वर्किंग विथ कोऑपरेशंस एंड द कोऑर्डिनेशंस। सर ऑटोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेटिवली लीडरशिप की स्टाइल है बेटा। डायरेक्टर सजेशन टेक फॉलोअर्स एंड द प्लेसिंग ऑर्डर्स ओनली। डेमोक्रेटिक, आपको ये नाम सुना होगा आपने, डेमोक्रेटिक। तो फिर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज टू वे consultations with all followers and keep initiative level of employee high। लीडरशिप आपको उसको मोटिवेट करके ऊपर लेके जाना होता है। फ्री रेंज, तो भाई कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉयज, आपको जो मजा आया करो। नो इंटरफियरेंस सुपीरियर इन टॉकिंग डिसीजंस बाय सबऑर्डिनेट्स एंड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड नेसेसरी। ये बेटा कौन सा था? फ्री रेंज। आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आपके जो सुपीरियर होंगे उसमें कुछ बीच में दखलगिरी नहीं करेंगे, आपको जैसे मजा आ रहा है वैसे काम करो। सर आपका लास्ट चैप्टर जो हमने कंट्रोलिंग लिया हुआ है, उसके बाद भी बेटा चैप्टर्स बाकी है, केस स्टडीज बाकी है, लेकिन उसको लेके हम टर्म 2 में, टर्म 1 तक आपका इतना तक सिलेबस होगा। कंट्रोलिंग में क्या आता है? इंश्योर वर्क एज पर प्लान, प्लान किया उसके हिसाब से क्या काम हो रहा है। कंप्लीमेंट इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान, कि भाई हमारी जो इवेंट थी क्या उसके हिसाब से सब कुछ वर्क चल रहा है। ओके, हमने जो प्लानिंग किया उसको फॉलो किया जा रहा है। एक्चुअल आउटपुट देखो, क्या एज पर टारगेट आ रहा है, क्या लैक ऑफ कंट्रोलिंग हो रहा है। तो अगर हमने जो प्लानिंग बनाया था उसको हम अचीव कर रहे हैं तो सब कुछ कंट्रोलिंग में सही है, अदरवाइज नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस, हमने आपको बताया था कि ईयर की शुरुआत के अंदर हम पूरे साल का टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हो? ओके, तो बेटा वो कंट्रोलिंग दिया हुआ है आपको। सम मिस्टेक फाउंड एंड
loss found, then find the reason, then make it correct. Last बेटा analyzing deviation. देखो critical point to control कि भाई more attention to attractive departments which are more important and critical, whereas non-critical areas can be ignored. Key reasons areas affects whole organization etc. कि भाई जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारो, उसको चेंज करो. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, जैसे कि इग्नोरिंग द डेविएशंस विद इन अ permissible limit. A manager who tries to control everything may end up controlling nothing. Range of deviation should be allowed. डेविएशन मतलब गलतियां, तो कौन सी गलतियां को लेना है, उसको करेक्ट करना है, वो भी बहुत प्रायोरिटी होती है. लास्ट सेंटेंस बेटा, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव. प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव, जबकि हमारा कंट्रोलिंग वो क्या है, वो उसको इवेल्यूटिव है, वो उसको इवेल्यूएट करता है. तो प्लानिंग इज द पर्सपेक्टिव और कंट्रोलिंग क्या है, हमारा इवेल्यूशन है. बेटा विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है. इसी रीजन की वजह से कंट्रोलिंग को, सॉरी प्लानिंग को हम कंट्रोलिंग का पापा गिनते हैं, मतलब फादर ऑफ कंट्रोलिंग इज कॉल्ड प्लानिंग. बस यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक जय हिंद.